राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कि लोग बेटा और बेटियों में क्यों फर्क करते हैं। ऐसी दो बेटियों की कहानी जिन्होंने अपनी दादी की सोच को बदल दिया कि बेटे ही नहीं, बेटियां भी जो परिवार और कुल का नाम रोशन कर सकती हैं, बेटियां भी घर की कुलदीपक हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बिमला दरवाजे पर खड़ी अपनी बहू पार्वती से कह रही थी, क्यों अपनी बेटी को इतनी छूट दे रखी है तूने? अब तक देख लो वो आई नहीं है, दिया बाती का समय हो गया है, ना जाने कहाँ कहाँ मंडराती फिरती है। अगर उसका पिता जीवित होता तो इस तरह उसे खुली छूट कभी नहीं देता। तभी पार्वती कहती है, माँ जी आप चिंता न करो, अभी आती होगी। और पार्वती अपनी सासू माँ को जो कहती है कि आप अंदर जाकर बैठ जाइए, चिंता मत कीजिए। तभी पार्वती की सासू माँ बिमला कहती है, बरसों पहले तेरी इसी लापरवाही की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। अब कहीं तेरी बेटियों को जो दी गई इस छूट की वजह से मैं अपने घर में ही रही सही इज्जत को ना खो दूं। पार्वती कहती है कि माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि पार्वती की सासू माँ भी जानती है उसका बेटा एक सड़क हादसे का शिकार हुआ था, परंतु वह हमेशा इस बात का टीक रहा, अपनी बहू पार्वती के मत्थे ही फोड़कर उसे संतोष मिलता है। हमेशा यही कहती है कि यदि उस दिन तू उसे बाहर जाने से रोक लेती तो आज मेरे घर का चिराग, मेरा इकलौता बेटा मेरे पास मेरे साथ होता। तभी बिमला कहती है, क्यों बोलती क्यों नहीं, मुंह में दही जमाए क्यों खड़ी है? बता ना, कब तक आने को बोल कर गई थी तेरी बेटी? कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया ना, फिर जीवन भर समाज में किसी को नजर भी नहीं मिला पाएंगे हम। सब तो यही कहेंगे ना कि बिन बाप की बच्ची पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। याद रखना पार्वती, बेटी की इज्जत जब चली जाती है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार की इज्जत चली जाती है। बेटे बेटी में बड़ा फर्क होता है जिसे तू आज तक समझना ही नहीं चाहती। मैं तो कहती हूँ पार्वती, जल्दी से जल्दी इन दोनों के हाथ पीले कर दे और मुझे भी चैन से इस दुनिया से विदा लेने दे। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है बहू, मैं तो समझाते समझाते थक गई तुझे, परंतु तुम माँ बेटी पर तो मेरी बातों का असर ही नहीं होता। बस अपनी बेटी को खूब पढ़ाना है, कामयाब बनाना है, यही धुन लगी रहती है दिन रात तुझे। तुम्हें बेटा को जन्म नहीं दिया तुमने बेटियां हैं, तुमने जो बेटियां पाई हैं, लेकिन वे दोनों बेटियां तो पराई अमानत हैं। परंतु तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ में आती नहीं, ना जाने कौन सा भूत सवार होता है तुम्हारे ऊपर। हे मुरली मनोहर, अब आप ही इस बहू को कुछ सद्बुद्धि दे। और कहते कहते बिमला फिर अपने कमरे की तरफ चली गई। पार्वती को दो बेटियों के जन्म देने की वजह से उसकी सास को हमेशा यही लगता था कि पार्वती ने उसके वंश के जो बढ़ाने पर पूरी तरह से ग्रहण लगा दिया है। इतना ही नहीं बल्कि उन बेटियों को खुली छूट देकर जो रही सही कसर है उसे भी पूरी कर रखी है। जो इज्जत है उसे खत्म करने पर यह बहू उतारू बैठी है। अपनी सास बिमला के मुख से अपने पति का नाम सुनते ही पार्वती की आंखें डबडबाईं। बिना सासू माँ को कोई जवाब दिए पार्वती अपने पति की यादों में खो गई। पार्वती के पति का नाम राकेश था और राकेश एक दिन पार्वती से बोला, देखना पार्वती, एक ना एक दिन हमारी बड़ी जो बेटी है बहुत बड़ी अफसर बनकर हमारा और हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। मैं ना कर सका तो क्या हुआ, मेरी बेटी अवश्य मेरे अधूरे सपने को पूरा करेगी। राकेश की जो इच्छा उसके गृहस्थी के बोझ तले दबकर रह गई। वर्षों पहले ही स्वाहा हो चुकी थी उसकी इच्छा, उसे अब वह अपनी बेटियों में देखना चाहता था। रिद्धि और सिद्धि को वह अफसर बनाकर पूरे होते देखना चाहता था।
वह बचपन से ही अपनी दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि को चैंपियन के रूप में देखना चाहता था और उसे कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा था। परंतु नियति ने उसे अपने परिवार से दूर किसी दूसरी दुनिया में भेजने का सोच रखा था। अपने अधूरे सपने के साथ उसे अपनी बेटियों और उसको जो बालकपन में ही छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कहकर जाना पड़ा था। जब से बिमला, जो पार्वती की सासू माँ है, उसने अपना बेटा खोया है, तब से उसका स्वभाव और भी कठोर हो गया था। बिना बात के वह सारा गुस्सा पार्वती पर उतार दिया करती थी और वह बेचारी पार्वती बिना जवाब दिए एक संस्कारी बहू की तरह उसकी कई हर बात को सिर झुकाकर बस सुनती रहती थी। बिमला की बोली कड़वी जरूर थी, परंतु वह दिल से इतनी बुरी नहीं थी। हमेशा अपने घर परिवार की चिंता उसे सताती थी। इसी वजह से वह इस तरह के कड़वे बोल बोला करती थी। इस तरह की सोच को अपने हृदय में स्थान देकर वह अपना दर्द कुछ कम करने की कोशिश में लगी रहती थी। परंतु बिमला के वचन जो इतने कड़वे होते थे, कभी कभी उसका मन ना चाहते हुए भी बुरी तरह से पार्वती को दुखी करता था। जब राकेश जिंदा था तब तो पार्वती अपनी सासू माँ की कड़वी बातों को सुनकर अपने पति के सामने रो धोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। परंतु राकेश के नहीं रहने पर पार्वती इन कठोर वचनों को सहने में जो काफी अपने आप को असहाय महसूस करती थी। किराने की दुकान चलाने वाला राकेश ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु वह अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। साथ ही अपनी दोनों बच्चियों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था। वह अपनी इसी सोच का जिक्र अपनी पत्नी पार्वती से करता रहता था। दुकान पर बैठा बैठा वह अपनी बेटियों के लिए रोज नए भविष्य के सपने बुनता रहता था। अपने पति की मौत के बाद उसे अपनी दोनों बेटियां और अपनी सासू माँ की और पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालनी थी। पार्वती की शादी को अभी कुछ साल बीते ही थे, या यूं कहें कि अभी तो उसका यौवन फूलों की तरह खिलकर सुगंध बखेरना शुरू ही हुआ था। तभी अचानक किसी ने अपनी गाड़ी की तेज रफ्तार से उसके पति राकेश को कुचलकर उसके सारे सपनों को लहूलुहान कर दिया था। पति के एक्सीडेंट और मौत की खबर ने तो उस वक्त पार्वती के पैरों तले जमीन ही खींच ली थी। वह बदहवास हो बार बार अपने पति को याद करके मूर्छित हो जाती थी। कुछ दिनों तक तो उसे ना अपना होश था, ना ही अपनी दोनों बच्चियों का। बस चुपचाप वह घर में किसी कोने में पड़ी रहती थी, जैसे कोई निर्जीव सामान पड़ा हो। जिन बेटियों को वह अपनी जान छिड़कती थी, उसकी भी उन दिनों उसे कोई चिंता नहीं रह गई थी। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जब पार्वती ने अपनी बेटियों को अपने पिता को याद करके रोते हुए देखा, तब वह उस शोक में से जो निकल पाई थी। उसने अपनी दोनों बेटियों को गले लगाकर प्रतिज्ञा की थी कि अब वह कभी भी अपनी बेटियों की आंखों में दुख के आंसू नहीं आने देगी। उसे वह मुकाम तक पहुंचाएगी अपनी दोनों बेटियों का, जिसका सपना उसके पति राकेश और उसने मिलकर देखे थे। राकेश के जाने के बाद पार्वती सफेद साड़ी पहने हुए किसी देवी से कम नहीं लगती थी। उसका शांत स्वभाव और निश्चल आंखें किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। खूबसूरत चेहरा था और बहुत ही सुंदर थी, और उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो सारे संसार में उजाला फैला दे। उस घर में वह ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो एक गरीब परिवार में कोई बहुमूल्य रतन हो। उसकी सुंदरता का बखान गांव के कई नौजवान पहले भी किया करते थे और अक्सर उसकी पीठ पीछे अब भी करते थे, पर जब से उसके पति की मृत्यु हुई है तब से उन सब ने किसी न किसी बहाने पार्वती के घर के आसपास उसकी एक झलक पाने के लिए चक्कर भी लगाने शुरू कर दिए थे, ताकि किसी तरह शादी के लिए उससे हामी भरवा ली जाए।
नौजवान तो उसे अपना बनाने के लिए इस कदर तैयार थे कि उन्हें उनकी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी तक लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ पुरुष रूपी समाज के ठेकेदार उसे अबला समझकर उसका पुनर्विवाह करवा देने के लिए भी उत्सुक थे, तो कई उसकी खूबसूरती पर मर मिटने को किसी भी कीमत पर तैयार नजर आ रहे थे। परंतु इन सब के बीच किसी ने पार्वती के दुख को सहानुभूति भरे मीठे वचनों से कम करने की कोशिश नहीं की, परंतु सबने हमेशा अपने स्वार्थ सिद्धि को ही प्राथमिकता दी थी। सब अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। शायद वे यह सब भूल गए थे कि स्त्री तो साक्षात ममता की मूर्ति होती है। वह निर्बल जरूर होती है, परंतु जरूरत पड़ने पर उसका चंडी रूप उसकी रक्षा के लिए पर्याप्त होता है। पार्वती भी इसका जीता जागता उदाहरण थी। उसने भले ही अब तक अपनी जो शील का परित्याग नहीं किया था, किंतु समाज के कठोर संघर्ष करने का निश्चय उसने मन ही मन कर लिया था कि वह अब संघर्ष करेगी और अपनी बेटियों को उचित मुकाम तक पहुंचाएगी। हालांकि पार्वती दो बच्चियों की मां के बावजूद उसकी खूबसूरती नई नवेली दुल्हन को भी मात देने के लिए काफी थी। उसकी शादी कम उम्र में ही राकेश से करा दी गई थी। दो बच्चों के हो जाने के बावजूद भी उसने अभी तक 30वें बसंत का आनंद नहीं लिया था। जिस उम्र में आजकल पढ़े लिखे घर की बेटियां हर चिंता से मुक्त होकर अपनी पढ़ाई, स्वास्थ्य और खेल कूद में समय बिताती हैं, उस उम्र में पार्वती के घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी और एक माँ के कर्तव्य को वह भली भांति निभा रही थी। राकेश के जाने के बाद अब परिस्थितियां पहली जितनी आसान नहीं थी। पार्वती भी इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि पुरुष प्रधान समाज में अकेली औरत का अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा देना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यह बात वह कुछ दिनों से लोगों के व्यवहार से अच्छी तरह समझ चुकी थी। इसलिए पार्वती ने अपने सारे हौसले को इकट्ठा करके इस चुनौती भरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में उसने दुकान और घर दोनों के कामों में पूरी तरह से खुद को जो सौंप लिया था। खुद उनकी दोनों तरह से अपने आप को ढाल लिया था, परंतु उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर आते जाते आशिक और मन चले लोग उसे अक्सर कहते थे, देख लो मुस्कुराकर तुम जाने मन बस एक बार, बेकरार राहों में तेरी बैठे हैं कब से, दिल को अपने हम थाम। मन चलों की बातें सुनकर पार्वती शुरुआती दिनों में तो काफी दुखी हो जाया करती थी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया पार्वती मानसिक रूप से मजबूत होती चली गई। अब उस पर गांव के मनचलों की ओछी बातों का असर पड़ना काफी कम हो गया था। साथ ही उसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को इतना मजबूत बना दिया कि अब वह उन मनचलों को अपने बेबाक शब्दों से जो उनका मुंह तोड़ जवाब देना सीख चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद पार्वती अकेले ही घर की पूरी जिम्मेदारी संभाला करती थी। खाना बनाने से लेकर दुकान पर बैठने तक का सारा काम पार्वती खुद किया करती थी। घर के एक अच्छे बेटे की तरह ही पार्वती सारे फर्ज को काफी अच्छी तरह से निभाया करती थी, परंतु इन सब कामों के बदले दो मीठे बोल नहीं बल्कि हमेशा ही सगे संबंधियों और खासकर उसकी सासू माँ से उसे कड़वे बोल ही सुनने को मिलते थे। इतना ही नहीं, अक्सर ही उसे दुकान में कुछ ग्राहकों की बुरी नजरों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहना पड़ता था। कुछ तो उसे अकेली औरत समझकर उसका मददगार बनने का लोभ देकर उसके आत्मसम्मान तक का सौदा कर लेना चाहते थे, परंतु अकेली होने के बाद भी पार्वती जहां एक और भारतीय नारी की परंपराओं को बखूबी निभाया करती थी, वहीं दूसरी ओर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह संभालने में उसने कोई कसर नहीं रखी थी। उसे पता था किसी भी परिस्थिति में
उसकी बातों पर विश्वास ना तो उसकी सासू माँ करेगी और ना ही ये समाज के ठेकेदार। फिर भी पार्वती अपनी बच्चियों और अपने घर के लिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए उसने खुद को तैयार कर लिया था। कहते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जीवन में विपत्तियां कभी ना कभी सभी को सहनी पड़ती हैं, परंतु जीवन में भले ही संकट कितना भी आ जाए, जो व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है, जो कष्टों को साहस के साथ उनका सामना करता है और जो अपने कर्म को ही जीवन की सफलता का स्रोत मानकर अपने प्रयत्न और परिश्रम और साहस से अपने पथ पर आगे बढ़ जाता है, उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। इतने दिनों राकेश के साथ समय बिताने के बाद पार्वती भी अब तक इन बातों को अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसलिए उसने निश्चय कर लिया था अब वह बिना निराश हुए, बिना समय गंवाए और भी ज्यादा कोशिश करेगी और सफलता की रोशनी से वह अपने और अपनी बच्चियों के जीवन को एक ना एक दिन निश्चित ही प्रकाशित करेगी। सबको यह अवश्य बताएगी कि सिर्फ बेटा ही नहीं, बेटियां भी सर्वसम्मति से कुलदीपक की उपाधि ग्रहण कर सकती हैं। परंतु यह सब सोचना जितना पार्वती के लिए आसान कहाँ था, उतना यह बहुत ही मुश्किल था। यह बात पार्वती भली भांति जानती थी। पुरुष के ठेकेदार अकेली औरत को अपने बच्चे खासकर बेटियों को पाल पोस कर कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने सबसे बड़ी चुनौती होती है अकेली औरत के लिए। परंतु यह सब सोचना जितना आसान था, पार्वती के लिए करना उतना ही मुश्किल था। यह बात पार्वती भली भांति जानती थी। पुरुष प्रधान समाज में अकेली औरत का, और वो भी अपने बच्चों खासकर बेटियों का पाल पोस कर कामयाबी के शिखर तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। पार्वती ने अब दृढ़ संकल्प कर लिया था, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, मैं हार नहीं मानूंगी और अपनी बेटियों को उनकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाऊंगी। दुख ने जैसे उसे हिमालय की तरह मजबूत बना दिया था और लोगों की बेतुकी बातों से भी उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, परंतु गांव के मंचलों और इज्जत के ठेकेदारों के द्वारा उसकी सास बिमला के कान भर दिए जाने पर वह बिना सच के पड़ताल किए उसकी सास हर बार पार्वती को ही दोषी मानकर अपने कड़वे बोलों के बाण से उसके हृदय को छलनी कर दिया करती थी। साथ ही एक विधवा को समाज में कैसे रहना चाहिए उसके सैकड़ों उदाहरण बताना शुरू कर देती थी। उसकी नज़रों में हर स्थिति में पार्वती ही गलत हुआ करती थी, जिसकी वजह से पार्वती कभी कभी अपने जीवन से काफ़ी निराश हो जाती थी, या यूं कहें अपनी सास बिमला द्वारा कहे जा रहे कड़वे बोल नित्य उसके चांद रूपी खूबसूरत चेहरे पर उदासी का ग्रहण लगाने के लिए काफ़ी थे। दिन रात पार्वती की तरह कठिन मेहनत करके उसने जो अपने कर्तव्य का निर्वाह यदि किसी के घर का बेटा करता तो शायद घर और बाहर वाले उसे सुपुत्र और कुलदीपक की उपाधि कब की दे दिए होते, परंतु पार्वती उस पर भी बेटी नहीं अपितु बेटी को जनने वाली बहू। भला संकुचित मानसिकता वाले लोगों की कृपा दृष्टि कैसे पार्वती प्राप्त कर सकती थी। एक दिन रात उसने जो परिवार के लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसे दो बोल अच्छे बोलने के बजाय उसे हमेशा कड़वे बोलों का जहर पीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत रहा था और अब पार्वती की बड़ी बेटी रिद्धि अब लगभग 14 वर्ष की हो चुकी थी और दूसरी बेटी सिद्धि भी अब लगभग 11 साल की थी। एक और रिद्धि जहाँ पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थी, वहीं दूसरी ओर सिद्धि खेल कूद और कराटे में काफ़ी होशियार थी। स्कूल के अध्यापक और प्रधानाध्यापक सब उन दोनों से काफ़ी प्रसन्न रहा करते थे। रिद्धि अपनी कक्षा में हर वर्ष प्रथम आती थी। उसके स्कूल के अध्यापकगण उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। पार्वती के अलावा सिद्धि के शिक्षक भी उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा उसे प्रोत्साहित किया करते थे।
रिद्धि भी अपनी माँ और अपने शिक्षकों को निराश नहीं करना चाहती थी। अपनी माँ और स्वर्गवासी पिता के सपनों को पूरा करने के लिए वह दिन रात एक करके पढ़ाई में लगी रहती थी, जिसे देखकर उसकी दादी उससे कहा करती थी, पढ़ाई में इतनी ज़्यादा मेहनत और समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, जब तुम बेटियों को शादी के बाद घर गृहस्थी चूल्हा चौका ही संभालना है। इतना समय यदि तुम घर के कामों को सीखने में लगा दो तो तुम्हारे होने वाले ससुराल में कम से कम हमारी नाक तो नहीं कटेगी, नहीं तो वहाँ तो सब यही कहेंगे, मायके वालों ने कैसे संस्कार दिए हैं, अब तक क्या सिखाया है इनको। अपनी दादी की बातों को सुनकर जहाँ रिद्धि चुप रह जाया करती थी, वहीं सिद्धि अपनी बेबाकी भरे बोलों से पढ़ाई के महत्व को बताते हुए दादी को चुप होने पर मजबूर कर दिया करती थी। वैसे तो पार्वती की दोनों बेटियां अपनी माँ की ही छवि थीं, परंतु बड़ी बेटी जब स्वभाव में काफी सहनशील और संस्कारी थी, वहीं दूसरी बेटी सिद्धि स्वभाव से थोड़ी उग्र और मनचली प्रकृति की थी। बिमला चाची यदि पार्वती को कुछ उल्टा सीधा कहती तो जो सिद्धि थी उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाया करता था। इतना ही नहीं, पार्वती के लाख मना करने पर भी वह कुछ ना कुछ ऐसा अपनी दादी को जरूर बोल देती थी, जिससे बिमला पूरी तरह से गुस्सा होकर सबसे मुंह फुलाकर खाना पीना छोड़ दिया करती थी। परंतु पार्वती भी अपनी सासू माँ को मनाने में कोई कसर नहीं रखती थी। हर बार वह बहुत ही प्यार से और मीठे वचन बोलकर अपनी सासू माँ बिमला को मना लिया करती थी, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी बेटी को डांट फटकार लगा कर ही क्यों न चुकानी पड़े। सिद्धि का यह गुस्सैल स्वभाव कभी कभी पार्वती को उसकी अत्यधिक चिंता करने पर मजबूर कर देता था। रिद्धि और सिद्धि एक ही स्कूल में पढ़ने जाया करती थीं। दोनों साथ साथ ही स्कूल के लिए घर से निकलती थीं और एक साथ ही वापस लौटा करती थीं। आज सिद्धि को परीक्षा में प्रथम आने की खुशी में पुरस्कार दिया गया था। दोनों बहनें काफी खुश थीं। अपनी खुशी को वो जल्द से जल्द अपनी माँ के साथ बांटना चाहती थीं, इसलिए दोनों तेजी से घर की तरफ आ रही थीं। अचानक गांव के कुछ मनचले सिद्धि के रास्ते को रोककर उसे छेड़ने की कोशिश करने लगे। एक लड़के ने कहा, अरे सिद्धि, तुम्हारे हाथों में यह किस चीज का पैकेट है? क्या तुमने फिर से कोई पुरस्कार जीता है? दूसरे मनचले ने कहा, अरे ऐसे पुरस्कार तो मैं रोज तुम्हें लाकर दे दिया करूंगा, बस तुम एक बार मुझसे ब्याह करने के लिए हाँ तो बोलकर देखो। फिर क्या था, सिद्धि और रिद्धि बेचारी चुपचाप खड़ी रह गईं। परंतु कराटे चैंपियन सिद्धि ने उन मनचलों को इस प्रकार धमकाया कि दोनों उसके उग्र रूप को देखकर पतली गली से तेजी से निकल गई। सिद्धि कहने लगी, बहन, ये तुझे सीधी है ना, तो इसलिए बोलते हैं। और जो रिद्धि थी उससे जो सिद्धि को समझाने लगी, यूं बात बात पर सबसे मत उलझा कर सिद्धि, यह बिल्कुल सही नहीं है। यदि यह बात घर पर दादी को पता चल गई तो फिर हम दोनों की सामत आ जाएगी। तुझे मैंने कितनी बार कहा है, थोड़ा सा काबू रखा कर अपने ऊपर। सिद्धि कहने लगी, दीदी ये क्या बात हुई? वो हमें छेड़ रहे हैं तो उनका विरोध नहीं करूं? उनका तो मुंह तोड़ देती अगर वो भागते नहीं। रिद्धि बोली, सिद्धि तू समझा कर, दादी को अगर ये बात पता चल गई तो घर में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। सिद्धि कहने लगी, घर की बात घर में देख लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो दीदी, चलो घर, और दादी के लिए तो मैं अकेली काफी हूँ। रिद्धि कहने लगी, यह तुम क्या बोले जा रही हो सिद्धि? आखिर वह हमारी दादी माँ है, उन्हें हमारी फिक्र है, इसलिए वह हमें समझाया करती है। रिद्धि बोली, मेरी भोली दीदी, तुम कुछ नहीं समझती हो, वो तो सिर्फ घर का बोझ हमें मानती हैं, पता नहीं माँ उन्हें कैसे अब तक सहती आई है। रिद्धि बोली, माँ का सोचकर तो मुझे भी काफी बुरा लगता है रिद्धि। और वे जो दोनों जो कहकर आपस में बातें करती हुई घर की तरफ चल पड़ी। अब जल्दी से वे घर चले जाएं, और इन मनचलों की वजह से उन्हें पहले ही काफी देर हो गई थी। न जाने अब तक दादी ने हमारी वजह से माँ को क्या क्या कहकर सुनाया होगा। आपस में दोनों बहनें बातें करती हुई जैसे ही घर तक पहुंची,
अपनी माँ को दरवाजे पर इंतजार करते हुए खड़ा देखा। पार्वती कहने लगी, तुम दोनों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दादी माँ भी काफी समय से तुम दोनों की राह देखते देखते अभी अपने कमरे में गई हैं। रिद्धि अपनी माँ को रास्ते वाली घटना के बारे में बताकर बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बात को बदलते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा 10वीं का परिणाम आ गया है और मैं पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर आई हूँ। कल मुझे स्कूल में मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया जाएगा। तुम चलोगी ना माँ? मैं चाहती हूँ तुम उस वक्त वहाँ मेरे साथ हो। अपनी बेटी का पूरे राज्य में प्रथम आना पार्वती के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस तरह वह इस बात को सुनकर उसका मुरझाया हुआ चेहरा खिलखिला उठा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। जिस ख्वाब को अपने दिल में बसाए पार्वती वह दिन रात मेहनत कर रही थी, आज उसका वह सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा था। वह सबसे पहले जो उसने अपनी बेटी को गले से लगाकर उसके माथे को चूम लिया और फिर उसका मुंह मीठा करवाने के लिए रसोई घर के डिब्बे में से कुछ ढूंढने लगी। इतने में मास्टर जी मिठाई का डिब्बा हाथों में लिए वहां पहुंच जाते हैं और रिद्धि की माँ को कहते हैं, रिद्धि की जीत की बधाई और मिठाई से भरा डिब्बा देते हुए पूरे परिवार और खासकर बिमला को, जो पार्वती की सासू माँ थी, उसको पुरस्कार वितरण समारोह में आने का निमंत्रण देते हैं। बिमला जो रिद्धि की दादी थी वह अब तक कभी भी इस तरह के समारोह में नहीं गई थी, इसलिए वह जाने में हिचकिचाहट महसूस करते हुए बहाना बनाकर इससे बचना चाहती थी। परंतु जब मास्टर जी ने उनसे बहुत ही विनम्र निवेदन करते हुए आने की जिद की, तब वह कुछ आनाकानी के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गई। समारोह में पहुंचते ही रिद्धि के साथ साथ उसकी दादी, उसकी माँ पार्वती और उसकी छोटी बहन सिद्धि का स्वागत भी वहां पहले से मौजूद सभी गांव वालों और शिक्षकों ने काफी शानदार तरीके से किया। अब तक के जीवन काल में बिमला जो रिद्धि की दादी थी, खुद को इतना अधिक सम्मानित उसने कभी महसूस नहीं कर पाई थी, इसलिए मन ही मन काफी खुश और थोड़ी सी आश्चर्यचकित थी। परंतु बहू पार्वती को उसकी मन स्थिति, उसकी खुशी का पता न चल जाए, इसलिए वह गंभीरता का मुखौटा मुख पर चढ़ाकर स्कूल के अहाते की सजावट को देखने में स्वयं को इधर उधर व्यस्त करने लगी। मंच पर लगाए गए फूलों की सुंदरता और अतिथियों के बैठने के लिए लगाए गए शानदार कुर्सियां काफी आकर्षक लग रहे थे। इतना भव्य समारोह आज से पहले पार्वती ने भी कभी नहीं देखा था, इसलिए वह हर एक चीज को बड़े आश्चर्य से देख रही थी। कुछ ही समय के बाद पुलिस की टुकड़ियों के साथ मुख्यमंत्री जी का वहां पर आगमन हुआ। उनके आते तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण गूंज उठा। जैसे ही मुख्यमंत्री मंच पर आए, वैसे वहां मौजूद सारे विद्यार्थियों का चेहरा खुशी से खिल उठा, क्योंकि इस तरह के किसी भी समारोह में बिमला और उनके परिवार को अब तक शामिल होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए वे सब समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे वहां और क्या होने वाला है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली रिद्धि को मंच पर सम्मान पूर्वक बुलाया और मुख्यमंत्री को उससे परिचित करवाया और उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसे ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रिद्धि की प्रशंसा करते हुए पुरस्कार स्वरूप 1 करोड़ का चेक उसे दिया, साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। पुरस्कार मिलते ही वहां का पूरा वातावरण एक बार फिर से लोगों की तालियों से गूंज उठा। जिला स्तर और ग्राम स्तर पर भी उसे कई अन्य पुरस्कार दिए गए। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि रिद्धि जैसी बेटी पर हमें और हमारे पूरे प्रदेश को गर्व है, तब जाकर पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, परंतु ये आंसू उसके खुशी और गर्व के आंसू थे, जो अब तक के उसके आंसुओं से बिल्कुल अलग थे। जब माइक पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो रिद्धि से पूछा गया कि वह अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेगी, तब रिद्धि ने कहा था कि मैं जब भी निराश होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था
कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। तब मेरी आंखों के सामने मेरे स्वर्गवासी पिता का सपना और उन सपनों को सफल बनाने के लिए मेरी माँ की जी तोड़ मेहनत मुझे दिखाई देती थी। उसके बाद मैं खुद को परिश्रम करने से रोक नहीं पाती थी। मैं अपनी माँ के त्याग और तपस्या और उसकी जी तोड़ मेहनत और मेरे पिता के सपने को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूंगी। रिद्धि की बातों को सुनकर मुख्यमंत्री सहित वहां मौजूद सभी बड़े लोग रिद्धि की सोच पर गर्व महसूस कर रहे थे। रिद्धि की सोच को सलाम करते हुए मुख्यमंत्री ने रिद्धि की मां और उसके शिक्षकों को भी रिद्धि की इस बेहतरीन सफलता के लिए धन्यवाद दिया। अब जब से रिद्धि के परिवार से मिलने की सबकी इच्छा व्यक्त की, तब प्रधानाध्यापक ने उसके परिवार को मंच पर आने को आमंत्रित किया। उन सब के मंच पर आते ही उस प्रदेश के वहां मौजूद हर एक व्यक्ति ने तालियों से उनका स्वागत किया। जीवन में पहली बार आज रिद्धि की दादी बिमला जी को रिद्धि की वजह से इतना सम्मान मिला था। आज पहली बार वह रिद्धि को अपनी पोती के रूप में पाकर गर्व महसूस कर रही थी। साथ ही मन ही मन उसके प्रति अपने व्यवहार को याद करके पश्चाताप की आग में भी जल रही थी। इतना सम्मान उन्हें अब तक कभी भी उसके घर के चिराग उसके अपने बेटे के द्वारा भी प्राप्त नहीं हुआ था। जिस बहू और पोती को वह हर दिन कोसती रहती थी, उनकी वजह से आज उसे लोग इतना सम्मान दे रहे थे। यह सोच सोच कर विमला देवी को आत्मग्लानि होने लगी थी। मंच से नीचे आते ही पार्वती की सासू माँ बिमला ने तुरंत घर जाने की इच्छा व्यक्त की। वह थोड़ी परेशान और चिंतित लग रही थी, इसलिए रिद्धि के साथ साथ पार्वती को भी उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वह रिद्धि को पुरस्कार मिलने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। शायद इसी वजह से घर जाने की जिद कर रही है, परंतु उस वक्त उसे रोकना भी पार्वती को सही नहीं लगा। वैसे भी समारोह खत्म होने वाला था और उसने जो पार्वती ने उन्हें घर भेजने का प्रबंध कर दिया। घर पहुंचते ही बिमला अपने पड़ोसियों के सवालों का बिना कुछ जवाब दिए तेजी से घर के अंदर चली गई और दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लिया। बिमला के बदले हुए इस रूप को देखकर आसपास के लोग काफी आश्चर्यचकित थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बिमला को आज ऐसा क्या हो गया। अपने स्वभाव के विपरीत आज वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। हमेशा पड़ोसियों की बातों को प्राथमिकता देने वाली, हमेशा उनकी बातों पर अमल करने वाली बिमला आज बिना उनके सवालों का जवाब दिए अपने आप से ही सवाल करने लगी हुई थी। बिमला का अंतर्मन पश्चाताप की आग में बुरी तरह से जल रहा था। वह अपनी बहू और पोतियों से नजरें कैसे मिला पाएगी, कैसे उन सबके सामने गर्व से अपने सिर को उठाकर चलेगी। इस तरह के अनेकों सवाल उसके हृदय पटल पर बार बार दस्तक देकर उसे परेशान कर रहे थे। आत्मग्लानि से जो वह लगातार निराश होती जा रही थी, तभी उसकी नजर दीवार पर लगे अपने बेटे राकेश की तस्वीर पर पड़ी। वह सोचने लगी, अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी, किस मुंह से उसके पास जाऊंगी, उससे कैसे कहूंगी मैंने किस कारण से अपने प्राणों को त्यागा है। यह सब बात जानकर उसे कितनी तकलीफ होगी और अब तक के अपने कर्मों के विषय में मैं उस परमात्मा को क्या हिसाब दूंगी। अंतर्मन में उठे इस तरह के अनेकों सवालों के बीच अब बिमला बुरी तरह उलझती जा रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इस समय वह क्या करे। इधर दादी का उतरा हुआ चेहरा और समारोह खत्म होने से पहले जिद करके घर चले जाना रिद्धि और सिद्धि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। घर लौटते वक्त रास्ते में जो रिद्धि ने अपनी माँ से कहा, माँ अब तो तुम समझ गई ना, माँ दादी हमें बिल्कुल प्यार नहीं करती। यदि वह हमें थोड़ा भी प्यार करती तो इस समारोह को बीच में छोड़कर कभी घर जाने की जिद नहीं करती। उन्हें तो बस पोता चाहिए था, जो नालायक और निकम्मा ही क्यों ना होता। पार्वती कहने लगी, बेटा यह तुम क्या बोले जा रही हो, वह तुम्हारी दादी माँ है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। तब सिद्धि कहने लगी, पर माँ
तुम सब कुछ जानकर भी इस तरह से अनजान कैसे बन सकती हो? माना कि वह हमारी दादी माँ है, पर वह हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यह तुम भी अच्छी तरह जानती हो माँ। उन्हें तो बस अपने कुल के लिए कुल दीपक चाहिए था, फिर हम पोतियां भले उन्हें कैसे अच्छे लग सकते हैं माँ। माँ और सिद्धि की बात को बढ़ता हुआ देखकर रिद्धि ने अपने उपहार वाले खास डिब्बे को खोलकर सिद्धि को दिखाते हुए कहा, देखो सिद्धि, यह कितना सुंदर संदेश देता हुआ तोहफा मिला है। सिद्धि सारी बातों को भूलकर और उसको देखने लगी और कहने लगी, इसमें क्या है दीदी? रिद्धि कहने लगी, ये गांधी जी के 3 बंदर हैं। इसमें जानती हो ये तीनों हमें क्या शिक्षा देते हैं? रिद्धि कहने लगी, यह हमसे क्या कहते हैं दीदी? तो रिद्धि बोली, गांधी जी के ये तीनों बंदर हमसे कहते हैं, ना तो हमें बुरा देखना चाहिए, ना बुरा सुनना चाहिए, और ना ही कभी कुछ बुरा बोलना चाहिए। रिद्धि की बातों को सुनकर पार्वती और सिद्धि दोनों ही सारी बातों को भुलाकर हंसने लगी। इस तरह तीनों खुशी खुशी सारे उपहारों को लेकर घर पहुंच गईं। घर पहुंचते ही पार्वती ने देखा उनके आंगन के आसपास के लोगों और सगे संबंधियों की भीड़ जमा है। इस तरह के दृश्य को देखकर किसी अनहोनी की आशंका की सोचकर पार्वती काफी घबरा गई और बिना किसी से कुछ बात किए माँ जी कहते हुए तेजी से घर के दरवाजे की तरफ बढ़ती जा रही थी। समारोह के समय भी उसने अपनी सासू माँ को काफी चिंतित देखा था, इसलिए पार्वती मन ही मन उन्हें अकेला घर भेजने के लिए स्वयं को दोषी मान रही थी। और जैसे ही पार्वती ने घर के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही पार्वती की सासू माँ बिमला देवी को हाथों में आरती का थाल लिए देखकर उसकी जान में जान आ गई। उसके बाद घर के बाहर आंगन में ढोल नगाड़ों की गूंज पार्वती के कानों में पड़ी। सारे सगे संबंधी और गांव के कुछ लोग खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे थे। वे सब रिद्धि का स्वागत फूलों की माला और गुलाल उड़ाकर कर रहे थे। बाहर से जैसे ही सब रिद्धि और सिद्धि के साथ कमरे के अंदर आए तो बिमला को अपनी बहू की आरती उतारते हुए देखकर तीनों सब देखने लगे। तो तब पार्वती से जो बिमला कह रही थी, हे ईश्वर, तुमने मुझे बहू और पोती के रूप में 3 कुल दीपक दिए हैं, परंतु मैं ही पोते के मोह में इतनी अंधी हो चुकी थी कि कुछ भी देख नहीं पा रही थी। परंतु अब मैंने निश्चय कर लिया है कि पश्चाताप की आग में स्वयं को जलाने के बदले मैं खुद में सुधार करूंगी। बीती बातों को याद करके दुखी होने के बदले अपने आने वाले भविष्य को तुम सबके साथ मिलकर खूबसूरत बनाऊंगी। क्या तुम मेरा दीपक बनकर मेरे मन के अंधकार को दूर करने में मेरा साथ दे पाओगी? अब तक मेरे किए गुनाहों के बदले मुझे माफ कर पाओगी? यदि तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम पिछली सारी बातों को भुलाकर पहले मेरे गले से लग जाओ। पार्वती को तो न जाने कब से इस घड़ी की प्रतीक्षा थी और आज सासू माँ की बातों को सुनकर पार्वती तो इतना भावुक हो गई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका गला जो सूखने लगा रोते हुए, और वह अपनी सासू माँ के गले लग गई। रिद्धि और सिद्धि सहित गांव के सभी लोग इस दृश्य को देखकर काफी खुश हो रहे थे और पार्वती के द्वारा अपने कर्तव्यों का बेहद सच्चाई के साथ निर्वहन करते और रिद्धि के कठिन मेहनत और उसके कारनामे को देखकर अब उस गांव में कोई भी बेटी होने पर मातम नहीं मनाता था, बल्कि सब अपनी बेटियों को रिद्धि जैसा बनने के सपने देखने लगे थे। सब चाहते थे कि उनकी बेटियां भी रिद्धि की तरह नाम कमाएं। गांव की सोच को बदलते देखकर पार्वती काफी खुश थी और उसे अपनी बेटियों पर नाज था। उसकी बेटियों ने न केवल अब उसके पति के सपने को पूरा किया, बल्कि लोगों की सोच में भी बदलाव ला दिया था। यह महसूस करके पार्वती फूला नहीं समा रही थी। पहली बार वह धीरे से मुस्कुराकर अपनी सासू माँ से पूछती है कि क्या माँ जी, अब भी आपको पोते की कमी महसूस हो रही है? तब बिमला मुस्कुराकर अपनी दोनों पोतियों को गले लगा लेती है और कहती है, मैं गलत थी बहू, लेकिन अब मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। यदि बेटियों पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए तो वह कुल दीपक से किसी भी मामले में कम नहीं है। अपनी योग्यता और सफलता की रोशनी से वे भी घर आंगन को, अपने कुल को जो महका सकती हैं। अब बिमला की बातों को सुनकर
रिद्धि और सिद्धि के साथ साथ पार्वती ने भी उनकी सोच में आए बदलाव का ताली बजाकर गर्मजोशी से स्वागत किया था। बिमला अपनी पोतियों को बहुत प्यार करने लगी थी। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती, उन्हें अच्छे से अच्छा कोचिंग दिलाने की कोशिश करती ताकि उनकी पोतियां और आगे पढ़ें और पढ़ लिख कर अच्छा कुछ बने। धीरे धीरे समय बीता और दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई। अब रिद्धि आईपीएस बन चुकी थी और सिद्धि आईएएस। इस तरह से दोनों बहनों ने जो अपने गांव का, अपने राज्य का और अपने कुल का नाम रोशन किया और इस तरह वे अपने कुल की कुल दीपक बन गई। दादी बिमला और माँ पार्वती को अपनी बेटियों पर बहुत ही ज्यादा गर्व था। ऐसी बेटियां भगवान सबको दें जिन्होंने अपने मरे हुए पिता और अपनी माँ के सपने को साकार कर दिखाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।